जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल इतिहास की पाठशाला में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की 21/3/2021 की द्वितीय पाली का जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रथम पाली जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किए थे। तो दोस्तों जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चन में से यदि आप किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर जानते हैं तो उसका जो आंसर है आप कमेंट्स बॉक्स में करेंगे, है ना दोस्तों। तो दोस्तों बिना लेट किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड का भाग थे। वेगनर ने इसे बृहद महाद्वीप को डैश नाम दिया। दोस्तों वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप को जो नाम दिया था वो नाम था पेंजिया, है ना दोस्तों, पेंजिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेंजिया, है ना। फिर देखते हैं अगला प्रश्न है कि उसे गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। यहाँ पे उस होगा दोस्तों, उसे नहीं होगा, उस होगा। उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। तो दोस्तों ये जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि यह कम ताप पर होती है। यह कम ताप कमरे के ताप पर होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखते हैं अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है। दोस्तों ऑक्सीजन की एक अणु का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 32 ग्राम। वो होता है दोस्तों 32 ग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 32 ग्राम। फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन बिहार के विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है। दोस्तों यह जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा। यह जो है लोक लेखा समिति के संबंध में सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, है ना। फिर देखते हैं अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। यानी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो सर्वप्रथम किस बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो दोस्तों 2000 ईस्वी में प्रथम बार श्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है। यानी निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए यानी ओसाका जो है सूती वस्त्र के उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों अपने पास एक नोटबुक रखेंगे और मैं जितने बोल रहा हूँ, जितने इस वीडियो में आप क्वेश्चन देख रहे हैं उसको नोट करते चलेंगे, है ना दोस्तों, ताकि आपको रिवीजन करते समय एग्जाम टाइम में रिवीजन करते समय आपको आसानी होगी, है ना। फिर देखते हैं अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का स्वरूप क्या है। नीति आयोग का स्वरूप क्या है। दोस्तों नीति आयोग का जो स्वरूप है वह है परामर्शी दात्री संस्था, है ना। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है। भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है। तो दोस्तों कृषि विपणन जो है भारत निर्माण योजना का घटक नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कृषि विपणन।
फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। दोस्तों भारतीय नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। दोस्तों भारत की प्रमुख जो खाद्य फसल है वह है चावल, वह है चावल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है कि फिनाइलकीटोन्यूरिया की रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल है। फिनाइलकीटोन्यूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल है दोस्तों फिनाइल पायरोविक अम्ल। फिनाइल पायरोविक अम्ल इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों उस समय जो सदन की अध्यक्षता करता है वो होता है उपसभा अध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य। उपसभा अध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि पतित अस्मियमे। पतित अस्मियमे जो है वो कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आप किसी भी क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं तो उसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है सब एग्जाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप सबको पता होगा। अगर पता नहीं तो मैं बता देता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस एग्ज़ाम में कम से कम 30% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग 30% पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं और यह जो वीडियो है आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इस चैनल पे इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि डेक्कान के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? डेक्कान के कानून जो है किस सभ्यता से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि ग्रीस, यानी कि यूनान की सभ्यता से संबंधित है। यूनान की सभ्यता से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आहर। आहर जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आहर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? यानी कि जो भारत जो है, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किससे भारत जो है सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? दोस्तों तापीय से प्राप्त करता है। तापीय से जो है भारत सबसे अधिक मात्रा में विद्युत प्राप्त करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तापीय। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है। यानी भारतीय रुपये की जो विनिमय दर होती है वो निर्धारित होती है। तो दोस्तों इसका जो कुछ
जो होते हैं इसमें जो निर्धारित होती हैं वो कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में होती है ना दोस्तों, कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। दोस्तों जीवन बीमा जो निगम जो उदाहरण है वो निवेश बैंक का है। जीवन बीमा निगम से निवेश बैंक का एक उदाहरण प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब है इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा निवेश बैंक का, निवेश बैंक का। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग है। यानी कहने का मतलब कि भारत में सबसे पुराना बृहद स्तरीय उद्योग जो है वो कौन है? तो दोस्तों कपास जो है प्राचीन भारत में प्राचीन ये सबसे बड़ी उद्योग है कपास, है ना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। दोस्तों भारत सरकार की आय का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह है रेलवे। रेलवे से भारत सरकार की सबसे ज़्यादा आय प्राप्त होती है, सबसे ज़्यादा मुनाफे जो होती है वो रेलवे से होती है भारत सरकार की, है ना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर उत्पादन कर से दोस्तों, उत्पादन कर से जो भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो उत्पादन कर है। उत्पादन कर यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मुद्रा की मात्रा। मुद्रा की जो मात्रा है प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुद्रा की मात्रा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। दोस्तों ये जो कि अंगीकृत किया गया वो 26 नवंबर 1949 को किया गया। 26 नवंबर 1949 को किया गया। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 को, है ना। फिर देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो है भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? दोस्तों भारत की जो नदी है जो हीराकुंड से संबंधित है वह नदी है महानदी। वह जो नदी है महानदी है ना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं की बंद द्वारा जुड़ी होती है। यानी कि इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं की बंद द्वारा जुड़ी होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डाइसल्फाइड बंध यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं। डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। इसका जो राइट आंसर होगा बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं इसको, बिंदु उत्परिवर्तन यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है कि भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रम वायुमंडल की निचली परतों में डैश को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों यह जो बढ़ावा देता है वो देता है स्थिरता को। भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रम वायुमंडल की निचली परतों में स्थिरता को बढ़ावा देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। जो संघीय मंत्री परिषद के मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह डैश कर सके, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सके। न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना भारत के राष्ट्रपति को, यानी कि राष्ट्रपति का यह अधिकार प्राप्त नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है। परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है मानो अल्फा लेफ्ट एल्बुमिन। मानो अल्फा लेफ्ट एल्बुमिन इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया। निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया। तो दोस्तों वो जो है चित्तौड़ है, यानी कि चित्तौड़ को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उसका जो नाम पुनः जो नामकरण किया गया वो खिजराबाद कर दिया गया चित्तौड़ को, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जीव जो तापमान के व्यापक प्रयास को सहन कर सकते हैं कहलाते हैं डैश। जीव जो तापमान के व्यापक प्रयास को सहन कर सकते हैं कहलाते हैं डैश, यानी कि पृथुता तापी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता। निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता। सैन्य मामलों में अपील, यानी कि सैन्य मामलों में अपील में जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय वो क्षेत्राधिकार का अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सैन्य मामलों में अपील। सैन्य मामलों में अपील, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित में से जो सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है वो है कृषि का विस्तार। कृषि का विस्तार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, है ना, कृषि का विस्तार। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि सिल्ली भवन प्रक्रिया डैश संबंधित है, यानी कि सिल्ली भवन की जो प्रक्रिया है वह किससे संबंधित है। तो दोस्तों सिल्ली भवन की जो प्रक्रिया है वो चट्टानों के निर्माण से संबंधित है। चट्टानों के निर्माण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि चट्टानों के निर्माण से। फिर देखते हैं अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न यह है कि बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 में नकदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उपजाई गई। तो दोस्तों बिहार राज्य में 2016 से 2017 में नकदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत जो फसल सबसे अधिक मात्रा में उपजाई गई वो फसल है ईख। वो फसल है ईख का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
इसका राइट आंसर होगा ईंख। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें या चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।